वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्ट्रीम स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती जो अभी होने वाली है दोस्तों, उसी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। और ये प्रिपरेशन जो हमारी दोस्तों है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे और आपकी खाकी वर्दी पहनाने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि आज जो हम पेपर हल कर रहे हैं दोस्तों, 18 जून 2018 के सेकंड शिफ्ट का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी दोस्तों सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, उन सारे ही क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना और पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों अगर आपकी वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों जी आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, और हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। तो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड दोस्तों स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डॉट डॉट द्वारा कराया गया। अब दोस्तों किसके द्वारा कराया गया? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या फिर दारा सिकोह के द्वारा? किसका दोस्तों? आगरा की मोती मस्जिद, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो वो दोस्तों करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो एक का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण तो करवाया ही करवाया है, साथ में इन्होंने क्या करवाया था? अपनी पत्नी की याद में इन्होंने आगरा में ताजमहल भी बनवाया था, जो कि दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है। यानी कि आगरा का ताजमहल बहुत फेमस है। तो इसको भी किसने बनवाया था? शाहजहां ने ही बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था? अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनवाया था। तो दोस्तों ये बात हो गई। और अगर बात कर ली जाए कि मोती मस्जिद भी आगरा में किसने बनवाया, तो शाहजहां ने ही बनवाया था। यानी कि एक का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन। और दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहा गया है कि डॉट डॉट डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। येलो, व्हाइट, रेड, ब्लू। दोस्तों इन चार में से जो ऑप्शन आपको बता दूं यहाँ पे राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा रेड। हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि रेड डेटा बुक, अगर यहाँ पे भर दे रेड डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। कौन सा दोस्तों? रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक आपके बारे में आपको मालूम हो गया किसके अंतर्गत क्या होता है? जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज होता है। तो चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक, इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं, कोशिका द्रव, इसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, कोशिका भित्त या फिर कोशिका झिल्ली। कहा गया कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? दोस्तों यहाँ पे होता है नहीं पूछा गया, कह रहा नहीं होता। जो इनमें से तीन तो होते होंगे, एक नहीं होता होगा, वही आपको बताना है। यहाँ पे गलती से बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, नहीं शब्द नहीं ध्यान देते हैं, वो वाला सही वाला बता देते हैं। अब यहाँ पे जो नहीं होता उसको हमको आंसर पुटअप करना है। तो आपको बता दूं कि कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो केंद्रक तो होता है, कोशिका द्रव्य भी होता है, कोशिका भित्त, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कोशिका भित्त नहीं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 3 का यहाँ पे नहीं पूछा, तो कोशिका भित्त हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो आगे देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस जाति या जाति को स्पीज भी बोलते हैं, स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? मतलब कह रहा किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो अब इनमें से हमको बताना, मुर्गी में बाह्य निषेचन होता है या बिल्ली में होता है या दोस्तों मेढक में होता है या फिर दोस्तों सांप में होता है? दोस्तों आपको बता दो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का हमारा सी, यानी मेढक में होता है। यानी कि 4 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 4 के बाद दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानवों में
आवाज डॉट डॉट द्वारा उत्पादित होती है, यानी कि हम जो मानव हैं, हमारी आवाज जो होती है किसके द्वारा उत्पादित होती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कंठ, कंठ को लैरिक्स भी बोला जाता है, श्वास नली के द्वारा या फिर दोस्तों कंठ के द्वारा या फिर दोस्तों फेफड़ा के द्वारा या फिर दोस्तों मुंह के द्वारा। मानवों में जो आवाज होती है वो कंठ के द्वारा उत्पादित होती है। किसके द्वारा होती है दोस्तों? कंठ के द्वारा। यानी कि 5 का अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक ही साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों इसकी कंठ की लंबाई अगर देखी जाए तो इसकी लंबाई 2 इंच होती है। लंबाई कितनी होती है? ये कंठ की लंबाई अगर कहीं पूछ लिया जाए दोस्तों, आप जान लीजिएगा कंठ की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 2 मीटर होती है। तो यहाँ पे ये भी बात आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। कंठ की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर, मैंने गलत बोल दिया, 2 इंच होती है, मीटर नहीं होगा दोस्तों, इंच यहाँ पे लिखना है हमको। क्या लिखना है दोस्तों? 2 इंच होती है। किसकी दोस्तों? कंठ की लंबाई 2 इंच होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है? इंच होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 5वें के बाद दोस्तों हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठा नंबर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? लैटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो दोस्तों मृदा कपास की खेती जो होती है दोस्तों वो हमेशा काली मिट्टी पे होती है। काली मिट्टी उपजाऊ ज्यादा होती है। यानी कि 8 का अगर देखा जाए, नहीं दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 6 का अगर देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी कि कपास की खेती के लिए हमको काली मिट्टी ज्यादा ही उपयुक्त होती है या उपयोगी होती है। तो 6 का यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उसी को स्थानिक प्रजाति कहते हैं। या आपको शॉर्ट में सोच लिया गया कि वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं उनका कौन सा उदाहरण नहीं है, पूछा गया है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या फिर दोस्तों गाय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय जो है हमारा, वो क्या है? वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो गाय हमारा जो है इसका उदाहरण नहीं हो जाएगा। बाकी एक सिंगी गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन ये जो गाय है ये एक क्षेत्रीय में रहने का उदाहरण नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 7 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 के बाद दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि डॉट डॉट भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। उड़ीसा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर दोस्तों मध्य प्रदेश है। तो 8 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। कौन सा दोस्तों? उड़ीसा। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 8 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों उड़ीसा में भारत का ही एक राज्य है उड़ीसा, जहां पे क्या होता है दोस्तों? बहुत ही मात्रा में बॉक्साइट उत्पन्न होता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत मात्रा में क्या होता है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों आपको बता दूं कि गन्ना बहुत ही मात्रा में होता है। गन्ने के लिए यूपी फेमस है। तमिलनाडु की अगर बात की जाए दोस्तों, तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु में मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट होता है तमिलनाडु में। अब अगर इसी प्रकार दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में हमारा क्या होता है? हीरे का भंडार है दोस्तों। क्या है? हीरे का भंडारा है, यहाँ पे भंडार है, ठीक है दोस्तों। ये बातें हो गई। तो उड़ीसा आप समझ गए, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, और उत्तर प्रदेश हमारा गन्ना उत्पादक राज्य है, तमिलनाडु मैग्नेसाइट उत्पादक राज्य है, मध्य प्रदेश हमारा हीरे के भंडार का उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन, और 9वां नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? लिग्नाइट, पीट या बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। दोस्तों 9 का हमारा जो हो जाएगा एंथ्रेसाइट जो है हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है दोस्तों? तो एंथ्रेसाइट जो किस्म का वो होगा कोयला, वो क्या होगा? उच्चतम गुणवत्ता वाला होगा। यानी कि 9 का अगर यहाँ पे देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो आगे देखेंगे दोस्तों 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है?
पंजाब का वो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भी है और वो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बनता है। अब दोस्तों वो क्या है? मशक है, चिमटा है, चिक्का है या खड़ताल है? तो दोस्तों 10 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे चिक्का है। क्या है दोस्तों? चिक्का। पंजाब का प्रसिद्ध लोकगीत दोस्तों क्या होता है? छल्ला। जैसे यहाँ पे जिसने यहाँ पे एक चीज मैं बता दिया आपको, जैसे यहाँ पे कहा है कि पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? चिक्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिक्का हो जाएगा। अगर पंजाब का ही दोस्तों क्या पूछे? प्रसिद्ध लोकगीत पूछे, यहाँ पे अगर हम लिख दे लोकगीत, कहाँ का दोस्तों? पंजाब का ही। पंजाब का प्रसिद्ध लोकगीत दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा छल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब का प्रसिद्ध लोकगीत क्या हो जाएगा? छल्ला हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे 10 के बाद दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? मतलब कहा गया कि निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया था? 2018 की बात है दोस्तों। 2018 में आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, यानी यहाँ पे बालकृष्ण होना चाहिए। बालकृष्ण दोषी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में कौन है दोस्तों? यहाँ पे मतलब ये 2018 के आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया है कौन? बालकृष्ण दोषी। कब? 2018 में। अगर 2023 की बात कर ली जाए कि 2023 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो 2023 में दोस्तों जो प्रदान किया है सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है। किसको दोस्तों? सर डेविड चिपरफील्ड, यहाँ पे चिपरफील्ड, इनको क्या मिला है दोस्तों? प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 में इनको दिया गया है, सर डेविड चिपरफील्ड को दिया गया है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 11 के बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई थी? कब दोस्तों? अप्रैल 2018 में की बात है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? नमामि गंगे की, गंगा हरितमा की, क्लीन गंगा की या सेव गंगा की? तो 12 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि गंगा हरितमा की शुरुआत की गई थी। किसकी दोस्तों? गंगा हरितमा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 12 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 12 के बाद दोस्तों हम लोग 13 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया है? कहा गया है कि मार्च 2018 की कहानी है दोस्तों। निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? आंग सान सूकी, किम जॉन उन को, महिंद्रा राजपक्षे को, बशर अल असद को? दोस्तों वो है आंग सान सूकी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 13 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर, और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? पूनम यादव, जीतू राय, मनिका बत्रा, विकास ठाकुर? फिर से दोस्तों यहाँ पे निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? पूनम यादव, जीतू राय, मनिका बत्रा या विकास ठाकुर? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों पूनम यादव। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूनम यादव। अगर बात की जाए पूनम यादव कहाँ से रिलेटेड है? ये है वाराणसी, यूपी के वाराणसी जिले से है। कहां से है दोस्तों? यूपी के वाराणसी जिले से है। तो ये भी आप ध्यान रखिए। कौन है? पूनम यादव थी। 2018 के करंट का क्वेश्चन था एक प्रकार से दोस्तों, ये नहीं पूछा जाएगा इस समय पे, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया।
होप सो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों ये आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और इनके ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। इन सभी का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला हम लोग क्वेश्चन 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। और 15 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष डाट डाट को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कह रहा है डाट डाट को मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 का बी यानी कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो 8 मार्च लिखा है, इस 8 मार्च को क्या होता है? ऑप्शन ए में जो लिखा है 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों 21 जून को अगर देखें तो 21 जून को आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या होता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों 4 जुलाई की बात की गई है और 4 जुलाई को क्या होता है दोस्तों? 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है। क्या होता है दोस्तों? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस होता है। ठीक है, ये इतनी उसकी बारे आप इस बारे में आप इनके बारे में जान लीजिएगा। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 जून को योग दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। और 16 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यकर्ता, फिर से दोस्तों अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए डॉट डॉट के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों HDFC बैंक था, ICICI बैंक था, भारतीय स्टेट बैंक था या फिर दोस्तों एक्सिस बैंक था। दोस्तों आपको बता दूं कि वो हमारा एक्सिस बैंक था, यानी कि 16 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 16 के बाद दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? अफगानिस्तान था दोस्तों, पाकिस्तान था, फिलीपींस था या वियतनाम था? तो 17 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिलीपींस। अब अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे मार्च 2018 निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरराष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो दोस्तों क्या है? फिलीपींस है। तो अगला देखेंगे 17 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये राइट हो गया। और 17 के बाद दोस्तों हम लोग 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन जितो एक रचयिता कौन है? महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतो, क्या दोस्तों? वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है? दोस्तों सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। तो 18 का यहाँ पे हमारा सी यानी कि नरसिंह मेहता हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा 18 का सी के साथ। आगे देखेंगे 18 के बाद दोस्तों हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। और 19 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिश्रुषिता से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या फिर दोस्तों पैर? मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस अस्थिश्रुषिता से प्रभावित होता है? यानी कि 19 का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सी यानी कि हड्डियां इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों अगर इस रोग के होने का कारण दोस्तों क्या होता है? कैल्शियम की कमी होती है। जो यानी मानव शरीर में कौन सा भाग यानी कि इसके ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो वो हड्डियां प्रभावित होती हैं। और ये जो रोग है ऑस्टियोपोरोसिस, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों? कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी दोस्तों कमी से? कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की
कमी से ये रोग से भी ग्रसित हो जाते हैं। चलिए अगला देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने, अजात शत्रु ने। तो 20 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों। आपको बता दूं कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शनों में से हमारा कोई भी आंसर हमको सही नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। अब दोस्तों आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र को पहले क्या कहा जाता था? पटना कहा जाता था। पाटलिपुत्र को पहले पटना कहा जाता था, और उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया था। कौन दोस्तों? उदयन। यहाँ पे कायदे से उदयन ऑप्शन दिया ही नहीं तो उदयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र, यानी कि मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। कौन? उदयन। तो उदयन यहाँ पे हमारा कहीं भी नहीं दिया गया है। उदयन हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। और यहाँ पे हमारा उदयन कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए दोस्तों इनमें से हम किसी को टिक नहीं कर सकते। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत दिया गया था। आगे देखेंगे दोस्तों 20 के बाद हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है कि योगक्षेमं बाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक का, LIC ऑफ इंडिया का। LIC ऑफ इंडिया को भारतीय जीवन बीमा निगम भी कहते हैं, और लोकसभा प्रधानमंत्री कार्यालय। दोस्तों योगक्षेमं बाह्यम इस हमारा ये LIC का क्या है? आदर्श वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 21 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? राइट हो गया। अब अगर दोस्तों LIC की यहाँ बात की गई है, तो LIC की स्थापना की अगर बात कर ली जाए, LIC स्थापना, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों LIC की, वो 1956 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1956 ईस्वी में हुई थी। और मुख्यालय की बात कर ली जाए इसके, तो मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। मुख्यालय ये है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र ये हो गया दोस्तों। आगे देखेंगे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? दोस्तों पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 22 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 के बाद दोस्तों हम लोग 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन पे हमारा ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? दोस्तों मुंबई था, पुडुचेरी था, कोलकाता था, या फिर दोस्तों गोवा था? तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुंबई था, यानी कि 23 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है। इस पे ये कहा है कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? यानी कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर दोस्तों रामकृष्ण परमहंस? तो 24 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है। कहा गया कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? धनपत राय का दूसरा नाम क्या था? उसको हम किस नाम से भी जानते थे? तो यहाँ पे जो हमारा 25 हो जाएगा दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद्र है, जो दोस्तों भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो वह दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र। जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 के बाद दोस्तों हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया ये गया है। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है?
हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? 26 का यहाँ पे हमारा डी यानी कि मधुशाला इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों हरिवंश राय बच्चन उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है दोस्तों? मधुशाला के लिए। इसका प्रकाशन कब हुआ मधुशाला का? इसके प्रकाशन हुआ है 1935 में हुआ है। कब हुआ दोस्तों? 1935 में। किसका? मधुशाला का। और मधुशाला जो कौन से काव्य संग्रह कौन से लेखक का? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, आगे देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। यानी कि इंडिया गेट इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। यानी कि 27 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। और 28 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 28 में कहा गया है दोस्तों, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, डेविड बेकहम और पेले। तो किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है दोस्तों? वो है मेजर ध्यानचंद है। यानी कि ऑप्शन नंबर 28 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो गया। अगला देखेंगे यहाँ पे 28 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 29 नंबर। और 29 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब दोस्तों WWW यानी किसी को वर्ल्ड वाइड वेब कह रहा है, इसके आविष्कारक कौन है? सेर्गे ब्रिन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 29 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 के बाद दोस्तों हम लोग 30 नंबर देखेंगे। और 30 नंबर हमारा क्वेश्चन पे ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के डाट में है। कहाँ है दोस्तों? बिठूर में है, उत्तर प्रदेश के बिठूर में स्थित है। 30 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि दोस्तों रामायण की रचना भी इन्होंने ही किया था। कौन? महर्षि वाल्मीकि। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्य का उल्लेख किसने किया था? दोस्तों जगनिक ने किया था, चंद्रबरदाई ने किया था, मतिराम ने किया था, या दोस्तों घनानंद ने किया था? तो यहाँ पे 31 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया था? तो वो थे दोस्तों चंद्रबरदाई थे। यानी कि 31 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 31 के बाद दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन। और 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के डाट में हुआ था। दोस्तों कानपुर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, झांसी में हुआ था, या फिर दोस्तों उन्नाव में हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था या कौन सी जगह पे हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या फिर दोस्तों उन्नाव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झांसी में हुआ था। यानी कि 32 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर इनके जन्म के वर्ष की बात की जाए, झांसी में कब हुआ था, तो अगर वर्ष की बात किया जाए तो 1886 में हुआ था। 1886 में हुआ था इनका जन्म। कौन से वर्ष हुआ था? 1886 ईस्वी में। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज ये बता दूं कि इनको जो राष्ट्रीय कवि की जो उपाधि दी गई थी, ये किन्होंने दिया था? ये गांधी जी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। ये राष्ट्रीय कवि की उपाधि किसने दिया था मैथिली शरण गुप्त को? महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन। और 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है, मथुरा कला विद्यालय डाट काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मथुरा कला विद्यालय डाट काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। मौर्य पर, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो 33 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं 33 का बी यानी कि कुषाण इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। मथुरा कला विद्यालय कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। 33 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 34 नंबर देखेंगे। और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि गुप्त काल का टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डाट में स्थित है। दोस्तों कहां पे स्थित है? गुप्त काल का टेराकोटा, टेराकोटा कह दें या कह दें गुप्त काल का पक्की मिट्टी के ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के डाट में स्थित है। दोस्तों चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में, वाराणसी में? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। तो कानपुर में जो हमारा था ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे
गुप्त काल के समय का पक्की ईंटों से बना हुआ भीतरगांव मंदिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। तो 34 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण डाट डाट द्वारा किया गया। दोस्तों वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर किसके द्वारा निर्माणित किया गया था, रानी अहिल्याबाई द्वारा, हरीशचंद्र द्वारा, या रानोजी सिंधिया द्वारा, या मोरोपंत पिंगल द्वारा। तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया था। यानी कि 35 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 35 के बाद दोस्तों हम लोग 36 नंबर देखेंगे, और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त या उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद डाट डाट में सृजित किया जाता है। यानी कि पद किसमें सृजित किया जाता है, 1950 में, 1965 में, 1975 में, या फिर दोस्तों 1977 में। तो 36 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1975 में। यानी उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद 1975 में सृजित किया जाता है। तो यहाँ पे 1975 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि 36 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 36 के बाद दोस्तों हम लोग 37 नंबर देखेंगे, और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह डाट डाट ने करवाया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कौन से बादशाह ने करवाया था, अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, या फिर दोस्तों जहांगीर ने। तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा औरंगजेब ने। यानी कि क्या करवाया था, गंगा नदी के किनारे, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो कुल मिलाकर के 37 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 37 के बाद दोस्तों हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में सफल कटाई के समय किया जाता है, कर्मा, छोलिया, चरकुला, या सैरा। निम्न में किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है, दोस्तों कर्मा का, छोलिया का, चरकुला का, या फिर दोस्तों सैरा का। तो 38 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी सैरा का फसल कटाई के समय प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में ये जो फसल जब कटाई होती है तो उसके बाद ये क्या होता है, फसल कटाई के समय इस लोक नृत्य का मतलब प्रयोग किया जाता है। कौन सा, सैरा लोक नृत्य। क्या है दोस्तों, सैरा लोक नृत्य कहाँ है, बुंदेलखंड का है। यानी कि 38 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो जाएगा। 38 के बाद दोस्तों हम लोग 39 नंबर देखेंगे। अब 39 नंबर दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हिंदी का पार्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों वो सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे, और अब जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का राय या सुझाव या कमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते हैं दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सामान्य हिंदी का दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन का जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे दिया गया है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। यानी कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना तो क्या होता है दोस्तों, कोसों दूर होना गलत है, बुद्धि का लाल होना नहीं, ईद का चांद होना अब तक होना। तो ईद का चांद होना दोस्तों क्या होगा, कहेंगे ना बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा तो मतलब तुम बेटा ईद का चांद हो गए। बहुत दिनों बाद जो कोई दिखता तो उसको कहते हैं तुम ईद का चांद हो गए। तो 39 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो गया। आगे देखेंगे 39 में दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकोक्ति का अर्थ है, गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर ना होना, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना, यानी कि ऑप्शन हमारा 40 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर देखेंगे, यहाँ पे कहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य हमको बताना है, कृष्णा जी के अनेकों नाम है, पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। 41 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, कह रहा मैं अभ्यास कर रहा हूं। तो यहाँ पे कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो कृष्णा जी, यहाँ पे कहा कृष्णा जी के अनेक नाम है, कृष्णा जी के अनेक नाम है। अगर इसको हम शुद्ध करें तो इसका शुद्ध वाक्य क्या बन जाएगा, यहाँ पे जैसे कहा था कृष्णा जी के अनेकों नाम है, इसने ये कहा है कृष्णा जी के अनेकों नाम है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा कृष्णा जी के अनेक नाम है। क्या हो जाएगा, कृष्णा जी के अनेक नाम है, इसका शुद्ध वाक्य बन जाएगा कृष्णा जी के अनेक नाम है, अनेक
नाम है। इसका शुद्ध वाक्य ये बन जाएगा। तो कह रहा अशुद्ध छांटिए। अब आगे देखते हैं, कह रहा पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। तो इस वाक्य को अगर हम, ये अशुद्ध है, इसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य, तो अगर इसको हम शुद्ध करें तो यहां हो जाएगा पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती हैं। यहाँ पे हम पुस्तकें लिख देंगे ऐसे, पुस्तकें बहुत ही उपयोगी होती हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा शुद्ध बन गया। अब अगर आगे देखेंगे, शोभना बहुत मीठा गाती है। तो अब यहाँ पे जो मीठा शब्द लिखा है, इसको हम अगर लिखें तो ये हो जाएगा शोभना, शोभना बहुत मधुर गाती है। शोभना बहुत मधुर गाती है। शोभना बहुत मधुर गाती है। ये चीज हम यहाँ पे, इसका शुद्ध ये बन जाएगा, मैं अभ्यास कर रहा हूं। अब ये वाक्य तो हमारा पहले से ही शुद्ध दिया है, इधर मैं अभ्यास कर रहा हूं, या इसको हम लिख सकते हैं मैं अभ्यास करता हूं या कर रहा हूं। तो ये वाक्य शुद्ध, मतलब शुद्ध है। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं अभ्यास कर रहा हूं या मैं अभ्यास करता हूं, यहाँ पे इसका शुद्ध अगर हम बना दें, यहाँ पे हो जाएगा मैं अभ्यास करता हूं। दोस्तों इन सभी के अगर देखा जाए तो सभी अशुद्ध थे, हमने इनको शुद्ध लिख दिया। तो इसमें से कोई भी अशुद्ध तो ये सभी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का हमको कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये इसके सारे हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगर होगा भी दोस्तों तो मैं अभ्यास कर रहा हूं, मैं अभ्यास करता हूं, तो ये इसका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का जो हमारा होगा, यानी कि चार का चारों ऑप्शन जो है वो सभी अशुद्ध थे, हमने इनको शुद्ध करके लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे हमारा 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया कि सद्भावना शब्द में समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर दोस्तों द्विगु समास। तो 42 के यहाँ पे हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 42 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। तो 43 का दोस्तों हमारे यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में होता यह है कि जहां किसी वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, माँ माँ और माँ कई बार आया है, इसलिए यहाँ पे ये माँ शब्द बार बार वर्णित हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43 के बाद दोस्तों हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा कि वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों सभी को पता है, यानी कि क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। 44 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 44 के बाद दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया कि दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है। दामिन दमक रही घन माही, खल कै प्रति जथा थिर नाही, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों, सवैया है, दोहा है, चौपाई है या फिर दोस्तों सोरठा है। तो 45 का हमारा हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि ये चौपाई है हमारा, क्या है दोस्तों, चौपाई, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 45 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 45 के बाद दोस्तों 46 नंबर, और यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। तो 46 का यहाँ पे हमारा डी, यानी शीला से खाया नहीं जाता, यानी कि 46 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 के बाद दोस्तों हम लोग 47 नंबर देखेंगे, और 47 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह है। अब दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है या प्रश्नवाचक चिन्ह है। नेताजी ने कहा था दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा क्या लिखा है, अल्प विराम का चिन्ह है। क्या है अल्प विराम, तो अल्प विराम चिन्ह यानी ऑप्शन नंबर हमारा 47 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 47 बाद दोस्तों 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद है। अब दोस्तों हमको अवयव पद बताना है, तो यहाँ पे 48 का हमारा हो जाएगा दोस्तों, अवयव पद हो जाएगा नहीं शब्द, क्या हो जाएगा हमारा अवयव पद, यानी कि 48 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 के बाद दोस्तों हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है।
क्रिया का, वर्षा का, रिपु का या फिर दोस्तों वृष्टि का। निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो 49 का हमारा हो जाएगा दोस्तों वृष्टि शब्द से क्या हुआ है? री शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 49 का डी के साथ एक क्वेश्चन राइट होगा। और आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। सा का उच्चारण स्थान है दोस्तों, सा का उच्चारण स्थान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 50 का बी के साथ, यानी कंठ, सा का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। यानी कि सा अगर बोलेंगे आप तो देखिए जीभ आपकी जो है तलवे पे टच होती है, मतलब सा का उच्चारण स्थान तालु है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 50 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। और 51 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कौन से शब्द में रा व्यंजक नहीं है? अब रा व्यंजक नहीं है ये बताना, मात्र में, मूर्धा में, या फिर दोस्तों क्रम में, या फिर मात्र भूम में। तो 51 का यहाँ पे हमारा मात्र भूम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 51 के बाद दोस्तों हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि संज्ञा का भेद नहीं होता। अब दोस्तों व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या फिर दोस्तों भाववाचक। तो 52 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि निजवाचक। संज्ञा का भेद नहीं होता है, यानी व्यक्तिवाचक भी संज्ञा का भेद होता है, जातिवाचक भी संज्ञा का भेद होता है, भाववाचक भी संज्ञा का भेद होता है, लेकिन संज्ञा का भेद नहीं होता है वो है निजवाचक। 52 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 52 के बाद दोस्तों हम लोग 53 नंबर देखेंगे। और 53 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों? पुल्लिंग पूछा गया है, यानी कि पुरुषवाचक बताना है। वचन, वचन में दोस्तों क्या हो जाएगा? वचन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? पुल्लिंग है या फिर दोस्तों स्त्रीलिंग। तो आपको बता दूं दोस्तों ये वचन ही हमारा क्या है? यही हमारा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। वचन होता है। और हानि होती है तो स्त्रीलिंग। और प्यास लगती है या प्यास आती है तो, या प्यास बुझाई जाती है तो ये सब स्त्रीलिंग। बचत होती है तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। तो वचन शब्द जो है वचन ही है, कहेंगे ना हम इस बात का वचन देते हैं, यानी कि पुरुषवाचक है। यानी कि 53 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 के बाद दोस्तों हम लोग 54 नंबर देखेंगे। 53 के बाद 54 था। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता हो वो हमको बात बताना है। घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा दर्शन, यानी कि सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द जो होता है वो दर्शन होता है। 54 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 54 के बाद दोस्तों हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। और 55 नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, इस पे कहा गया कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। अब यहाँ पे हमको ये बात बताना है कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक हमको बताना है। दोस्तों कर्म कारक है या संप्रदान कारक है या संबंध है या फिर अधिकरण है? हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। दोस्तों यहाँ पे 55 का हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक है, यानी कि 55 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। और 56 नंबर क्वेश्चन में दिया गया क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। ये जो रेखांकित पद है आप शब्द, इसमें क्या है दोस्तों? ये कौन सा रेखांकित पद में क्या है? ये संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या फिर दोस्तों क्रिया है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि 56 का क्या आप घर भी जाएंगे सर्वनाम है। दोस्तों क्या है हमारा? 56 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आप शब्द जो है यहाँ पे सर्वनाम है। तो यानी कि 56 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर। और 57 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर दोस्तों विशेषण। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, वाक्य में रेखांकित पद है, संज्ञा का, धार्मिक का हमको बताना है दोस्तों। यहाँ पे धार्मिक, वाक्य में रेखांकित पद क्या है? धार्मिक। तो इसी का बताना है। 57 का हो जाएगा दोस्तों हमारा विशेषण। ये जो धार्मिक शब्द है ये इसी में रेखांकित किया गया है तो ये विशेषण शब्द हो जाएगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये विशेषण डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 57 के बाद दोस्तों हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन। और 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए, कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तद्भव शब्द छांटिए।
अब दोस्तों 58 का यहाँ पे जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हमारा कपूर हो जाएगा। अब कपूर का अगर तत्सम बताए तो कर्पूर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, कर्पूर। यानी कि यहाँ पे तद्भव पूछा है इसलिए तद्भव हो जाएगा हमारा कपूर हो जाएगा। 58 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 के बाद हम लोग 59 नंबर देखेंगे और 59 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता हो दोस्तों बहुज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, अत्यज्ञ हो जाएगा या अज्ञ हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ हो जाएगा। 59 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 59 के बाद दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर में दिया गया है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। उत्थान का दोस्तों पतन हो जाएगा, उड़ान हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा या फिर ध्रुव हो जाएगा। उत्थान शब्द का विलोम हमारा पतन हो जाएगा, यानी 60 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 60 के बाद दोस्तों हम लोग 61 नंबर देखेंगे और 61 नंबर हमारा दिया गया है कि देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुर, अमर, देव या सुधारक देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 61 का हो जाएगा दोस्तों, देवता का पर्यायवाची सुर भी होता है, अमर भी होता है, देव भी होगा, लेकिन सुधारक नहीं होगा। ये हमारा 61 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। 61 के बाद दोस्तों हम लोग 62 नंबर पे आ जाएंगे और 62 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसमें कह रहा जो सही न हो उन युग्मों को बताओ। अनिल का दोस्तों हम जानते हैं सही युग्म, अनिल माने दोस्तों क्या हो जाएगा, अनिल, अनिल यहाँ पे दिया गया है, अनिल का हवा ठीक दिया गया है, अनिल का आग दिया गया है, ये तो हमारा शब्द युग्म सही है। ठीक है, अब हमको जो सही ना हो उसको बताना है। तो यहाँ पे फिर आगे देखेंगे अली, अली का दिया है मोर। अली का मतलब दोस्तों अली माने मोर नहीं बनेगा, ना अली माने सखी होता। तो ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हमारा एक ये राइट बन गया, बी हमारे इस क्वेश्चन का ये राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं आदि का आरंभ, आदि का अभ्यस्त, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। आगे देखेंगे जलद, जलज, जलज का हो जाएगा कमल और जलद का हो जाएगा समुद्र। ये भी हमारा दोस्तों ये तो सही था, ये आदि का आरंभ और आदि का अभ्यस्त ये सही था, लेकिन ये जलज जो दिया, जलज का कमल और जलद का समुद्र ये गलत दिया, उल्टा दिया है। तो ये भी हमारा एक राइट हो जाएगा। तो 62 का अगर देखा जाए तो बी और डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो 62 का हमारा यहाँ पे बी और ऑप्शन डी ये दोनों राइट हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे 62 के बाद दोस्तों हम लोग 63 नंबर, और 63 हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है दोस्तों, पत्ता नहीं होता, पंख नहीं होता, या चिट्ठी नहीं होती, या फिर दोस्तों लेख नहीं होता। तो 63 का हमारा हो जाएगा पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता, वो लेख नहीं होता, और बाकी सारे होते हैं। 63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर पे आ जाएंगे और 64 नंबर हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सदैव शब्द में संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या फिर दोस्तों अयाधि संधि है। तो 64 का हो जाएगा दोस्तों ये मतलब सदैव शब्द में संधि है वो वृद्धि संधि है दोस्तों। कौन सी है, वृद्धि संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 64 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 64 के बाद दोस्तों हम लोग 65 नंबर देखेंगे और 65 नंबर पे दिया गया, कहा गया कि प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्र, प्रति, प्रा या प्रवि। तो 65 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा बी, यानी प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है प्रति, प्रति जो है ये प्रत्येक शब्द का उपसर्ग शब्द बनेगा जाकर, यानी 65 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों हम लोग 66 नंबर देखेंगे और 66 नंबर में कहा यह गया है कि वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, वैज्ञानिक, इक। दोस्तों यहाँ पे हमारा इक शब्द हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय। 66 का हमारा बी, यानी कि ये इक छोटी ई है ना, यहाँ पे छोटी छोटी की मंत्र लगी है निक में, तो ये इक हो जाएगा। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय है इक, यानी कि 66 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 66 के बाद दोस्तों हमारा 67 से लेकर के 71 नंबर तक के क्वेश्चनों को एक गद्यांश पढ़ के आंसर देना है। हमने गद्यांश हल करने का तरीका आपको बता रखा है दोस्तों। सबसे पहले आप गद्यांश को मत पढ़िएगा, सबसे पहले गद्यांश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए उन सारे क्वेश्चनों को रीड कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग गद्यांश पढ़िए, फिर क्वेश्चनों का जवाब देते चले जाइएगा। चलिए वही काम हम लोग दोस्तों करते हैं, सबसे पहले सारे क्वेश्चनों को रीड करते हैं, उसके बाद फिर गद्यांश पढ़ेंगे। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है, त्याग को, धैर्य को, उत्साह को, परहित को। चलिए हमने पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया है, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी थी, उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था,
घड़ी अपने दोस्त को दिखाना चाहता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा 69 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफी को, शरारत को, असावधानी को। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा है 70 नंबर, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान खतरे में लगती थी। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस गद्यांश का। यहाँ पे टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा, क्रोध का भाव आया होगा, दुख का भाव आया होगा, शाबाशी देने का भाव आया होगा, निंदा का भाव आया होगा। वापस से हम पहले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन पे आ गए और अब पैसेज पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कहा गया कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेला स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, वह रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इसके आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। बस फिर क्या था, बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूद कर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नजर उस बालक पर पड़ गई और उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने रेल की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब दोस्तों ये हमारा पैसेज था। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा 67 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? त्याग को, धैर्य को, उत्साह को या परहित को? दोस्तों परहित शब्द हमारा क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखा जाएगा तो 67 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। आगे देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? उसे घड़ी अच्छी लगती थी, रेल के आने का समय हो रहा था, अब घड़ी अपने दोस्तों को दिखाना था, रोजाना घड़ी देखकर स्कूल जाता था, रेल के आने का समय हो रहा था तभी उसने घड़ी देखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारा 68 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया, और 68 देखेंगे। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है कि बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफी को, असावधानी को, शरारत को। बच्चे की सूझबूझ को, यानी कि 69 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 69 के बाद दोस्तों 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा है कि रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया? गाड़ी लेट हो रही थी, बच्चे की जिंदगी का सवाल था, उसे अपनी नौकरी की चिंता थी, ड्राइवर को अपनी जान की खतरे लगती थी। बच्चे की जिंदगी का सवाल था, यानी कि 70 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर उसने क्या कहा कि टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। क्या आया होगा दोस्तों? क्रोध, दुख या शाबाशी देने का भाव? शाबाशी देने का ही भाव आएगा दोस्तों, और बाकी क्रोध का भाव नहीं आएगा। जब टूटी पटरी देख लेगा ना दुख का भाव आएगा ना निंदा का भाव आएगा, शाबाशी देने का भाव आएगा। तो 71 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 71 के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? भगवदूत पर, इत्तेलम पर, हरी घास पर, क्षण पर, कितनी नावों में कितनी बार? यानी कि अज्ञेय जी को जो किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार, यानी कि 72 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कितनी नावों में कितनी बार, इसके जो रचना की गई थी दोस्तों, इस कृति की रचना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1978 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। 72 के बाद दोस्तों हम लोग 73 नंबर देखेंगे, और 73 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उर्वशी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। उर्वशी के जो रचनाकार हैं दोस्तों, यहाँ पे 73 का हमारा हो जाएगा। उर्वशी के रचनाकार हमारे जयशंकर प्रसाद जी भी हैं, और दूसरा अगर देखें तो रामधारी सिंह दिनकर जी भी हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाएगा तो 73 का यहाँ पे ए और बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज बता दूं, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। अब उर्वशी के रचनाकार पूछा तो जयशंकर प्रसाद भी है, रामधारी सिंह दिनकर भी हैं। अगर उर्वशी
के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार देखे तो रामधारी सिंह दिनकर को ही मिला था। यहाँ पे अगर हम लिख दें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को मिला। रामधारी लिखना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर को मिला। ठीक है, ये बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों ये बात हो गई, आगे देखेंगे हम लोग 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि गोदान किसकी रचना है। तो गोदान दोस्तों प्रेमचंद की रचना है, ये सभी बच्चों को पता है। अब इसकी गोदान जो प्रेमचंद की रचना तो है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, अगर इसकी प्रकाशन की बात कर दी जाए तो 1936 में हुआ था। कब दोस्तों हुआ था, 1936 में हुआ था। अब कहां से इसको प्रकाशित किया गया था दोस्तों, मुंबई से प्रकाशित किया गया था, मुंबई से। कहां से, मुंबई से दोस्तों। ठीक है, अब अगर और बात की जाए इनकी अन्य रचनाएं, प्रेमचंद की अन्य रचनाएं जो हैं, यहाँ पे प्रेमचंद की अन्य रचनाएं, प्रेमचंद की दोस्तों अन्य जो रचनाएं हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो प्रेमचंद की अन्य रचनाएं दोस्तों हो जाएगा गोदान हो जाएगा, ये तो गोदान आपको पता ही, अभी पढ़ा भी। गोदान के बाद गदन हो जाएगा, गदन के बाद दोस्तों निर्मला हो जाएगा, निर्मला के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो रंगभूमि हो जाएगा, रंगभूमि हो गया। रंगभूमि के बाद दोस्तों कफन हो जाएगा, कफन के बाद दोस्तों हमारा बूढ़ी काकी हो जाएगा, यहाँ पे बूढ़ी काकी हो जाएगा। दो बैल हो जाएगा, ये सारी प्रेमचंद की अन्य रचनाएं हैं जो फेमस थी, यानी कि प्रसिद्ध थी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 के बाद दोस्तों हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन, और आज के पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था। दीपशिखा पर मिला था, नीरजा पर मिला था, यामा पर मिला था, कि श्रृंखला की कड़ियों पर मिला था। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा की कृति पर मिला था, यानी कि यामा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए इसको कब प्रकाशित किया गया था, तो 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि यामा का। चलिए होप सो दोस्तों आपको अभी तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो आप हमें निसंकोच अपना राय और सजेशन भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी रेलवे के और ये यूपी पुलिस के और भी अदर कोई भी जो भी वैकेंसी, सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे हमारे इस चैनल पे सॉल्व करवाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।